सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। हरियाणा जीके की हमारी जो PYQ सीरीज चल रही है लास्ट 5 ईयर की, उसका जो है आज हम यहाँ पे पार्ट नंबर कौन सा करने वाले हैं, 118वां करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 118 करने वाले हैं और बहुत जल्द जो है हम ये सीरीज को भी ख़त्म कर देंगे। 142 शिफ्टों तक जो है हमारी ये सीरीज जाने वाली है और लगभग 3000 के आसपास जो है यहाँ पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और ये सिर्फ MCQ का जो है मैंने आपको आंकड़ा बताया है। अगर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऐड कर दूँ ना तो यही आंकड़ा जो है आपका 5000 के आसपास चला जाएगा मेरे भाई। तो ये वीडियो सीरीज आपको देखनी बेहद ज़रूरी है। सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई हैं। एक्सप्लेनेशन, अगर आंसर आपको दिया है HSSC ने तो वो आंसर क्यों दिया है, मेन चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। जो आंसर आपको पता है ना वो आंसर क्यों है उसका आंसर। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से सीक्वेंस वाइज आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जहाँ पे रट्टे मारने की बारी आएगी वहाँ पर मैं खुद बता दूंगा कि यहाँ पे जो है इस चीज़ को रट्टा मार के पी लो मेरे भाई। ठीक है, तो 2 महीने आपके पास, मान के चलो 2 मंथ है आपके पास। ठीक है, तो ये 2 मंथ है। अब तो 2 मंथ से भी कम का समय रह गया है। हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी जो है आपका एग्जाम लिया जा सकता है। इसीलिए अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, कोई भी आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और आज का हमारा जो पार्ट नंबर 118 है वो शुरू कर लेते हैं। और एक जो है गुड न्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, गुड न्यूज़ ये है कि भाई जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर जो है मैंने उस पर काम शुरू कर दिया है। जो आपका जो है हम क्या करेंगे, वीकली करंट अफेयर करेंगे मेरे भाई। ठीक है, वीकली करंट अफेयर शुरू करेंगे, यानी कि वीकली करंट अफेयर मैं आपको यहाँ पर दूंगा। और वीकली करंट अफेयर देने में हम क्या क्या करेंगे, 2024 को कवर करेंगे और 2025 को कवर करेंगे। ठीक है, और 2026 के जितने भी महीने जो आगे निकलेंगे, जैसे कि आपके एग्जाम से पहले जनवरी, फरवरी या मार्च, उनको भी जो है कवर कर लेंगे। नेशनल करंट अफेयर से हम शुरुआत करेंगे। हरियाणा करंट अफेयर छोटा सा होता है, मार्च के आपके एग्जाम से पहले कभी भी वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल स्टीक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, व्यवस्थित इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यानी कि सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें आपको दे रही हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली एग्जाम में कोई भी जो है आपको दिक्कत नहीं आने वाली मेरे भाई। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा और कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। हर बार 2 ही चीज़ बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी और जो है पेशेंस बनाए रखना, यही 2 चीज़ जो है आपका सिलेक्शन करवाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, हरियाणा भारतीय संघ के डैश राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आया था। तो कौन से राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आया था, ये 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और आपसे क्या पूछा जा सकता है भाई, संविधान संशोधन कौन सा था, तो आपको संविधान संशोधन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, एक एक चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बिल्कुल आराम से, तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पेड कोर्स में मिलेंगी, जो कि मुझे लगता है कि 499 या फिर 599 का तो लोग देते ही देते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें या फिर इसके इक्वल सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते मेरे भाई। ठीक है, तो 17वें राज्य के रूप में संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, 18वां जो है यहाँ पर संविधान संशोधन हुआ था मेरे भाई। ठीक है, ये चीज़ें आप सभी को पता भी होंगी और ये चीज़ें बार बार बताने का सिर्फ यही मतलब है, चीज़ें आपके दिमाग से और आपकी आंखों के आगे से बार बार जानी चाहिए, जिससे आपको चीज़ें मल्टीपल्स टाइम तक याद रह सके, लॉन्ग टाइम तक जो है याद रह सके मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, डैश हरियाणा राज्य की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी आएगी भैया, पे पार्टी थी आएगी। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ये थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, वरना इसको सेव कर दूंगा ऐसे ही। ठीक है, जिसका हरियाणा राज्य के गठन के 6 महीने के भीतर जो है विकास किया गया था। ठीक है, तो ये कौन सी पार्टी थी, हरियाणा विशाल पार्टी थी। ठीक है, हरियाणा विशाल पार्टी थी और इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे है ना विशाल पार्टी, तो इसकी स्थापना किसने की थी, राव वीरेंद्र सिंह ने, राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और वन सेकेंड, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1967 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि 1967 में ये जो है मुख्यमंत्री बने थे, दूसरे गैर कांग्रेसी जो है ये मुख्यमंत्री बने थे मेरे भाई। ठीक है, और इनका जो है आप याद रखेंगे, चुनाव चिन्ह याद रखेंगे,
चुनाव चिन्ह, तो चुनाव चिन्ह कौन सा था? उगता सूरज था। ठीक है, उगता हुआ, उगता सूरज ही लिख लो, उगता हुआ का क्या मतलब है। ठीक है, उगता सूरज जो है इनका नाम था। अब एक और पार्टी का याद रखेंगे, हरियाणा विकास पार्टी। अब करने ही लग गए हैं तो अच्छे तरीके से करते हैं ना। हरियाणा विकास पार्टी, इसकी स्थापना कब की थी? इसकी स्थापना 1991 में की थी। किसने की थी? बंसीलाल ने की थी। ठीक है, बंसीलाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो है चुनाव चिन्ह क्या होता था? लड़का लड़की। ठीक है, लड़का लड़की। तो ये दोनों पार्टियों के बारे में आप याद रखेंगे, स्थापना वर्ष याद रखेंगे, किसने स्थापना की ये भी आप याद रखेंगे, और चुनाव चिन्ह भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, और आप क्या याद रख सकते हैं? और आपको पता है पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के कौन होते थे? बीडी शर्मा होते थे। ठीक है, बीडी शर्मा जो है पहले मुख्यमंत्री होते थे। दूसरे कौन होते थे? राव वीरेंद्र सिंह होते थे। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह होते थे। और तीसरे कौन होते थे? तीसरे जो है बंसी लाल होते थे। ठीक है, उसके बाद लास्ट तीन की बात करूं तो लास्ट तीन कौन होंगे भाई? अभी वर्तमान में कौन चल रहे हैं? नायाब सिंह सैनी चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कौन होते थे? तो इससे पहले जो है मुख्यमंत्री कौन होते थे? खट्टर होते थे। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और इनसे पहले कौन होते थे? इनसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे मेरे भाई। ठीक है, हुड्डा होते थे। ये सारी जानकारी आपको ऐसे ही सीक्वेंस वाइज याद रखनी पड़ेगी अपने दिमाग में मेरे भाई, ताकि कोई भी पजल ना हो एग्जाम में, और कोई भी आपको जो है हल्का सा भी नाखून भर जो है आपको डर ना लगे मेरे भाई। मेरे हिसाब से आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए आपके रिटर्न एग्जामिनेशन तक, बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम आएगा भाई, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, नाथूराम। ठीक है, तो नाथूराम गोडसे को डैश सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। ठीक है, फांसी दी गई थी। इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का शहर किसे कहा जाता है? तो अंबाला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? 30 जनवरी, 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है महात्मा गांधी को जो है ये गोली मारी गई थी। और इनको जो है फांसी कब दी गई थी? तो फांसी इनको दी गई थी 1949 में। ठीक है, 15 नवंबर 1949 को जो है इनको फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? क्वेश्चन में आपको पता लग गया, अंबाला जेल में जो है इनको फांसी दी गई थी मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, इंडिया जीके के कॉन्टेक्स्ट में जो है आप ये चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? जकार्ता पालेमबंग में आयोजित 2018 एशियाई खेलों में विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। विनेश हरियाणा के डैश जिले के जो है रहने वाली है। तो ये करंट अफेयर 2018 का क्वेश्चन है, तो इसको आप जो है स्किप कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर आपको 2 साल का करना है, मैक्सिमम 2 साल या फिर 2.5 साल का तो करना ही करना है, 2024 और 2025 का। ठीक है, इसमें से स्टैटिक चीजें आप क्या याद रखेंगे? ये जो विनेश फोगाट है ना हरियाणा की, ये डैश जिले की रहने वाली है, तो भिवानी आ जाएगा। ठीक है, भिवानी क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे चरखी दादरी नहीं दिया हुआ मेरे भाई। ठीक है, चरखी दादरी, अगर चरखी दादरी दिया होता तो आप बताते चरखी दादरी के बलाली गांव की ये रहने वाली है। ठीक है, इस पर फिल्म भी बनी है। आई होप आपने दंगल फिल्म को देखा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने फिल्म नहीं देखी होती। ठीक है, एग्जैक्ट ये याद रखना चरखी दादरी, क्योंकि चरखी दादरी जो जिला बना था ना वो भिवानी से ही निकाल कर जो है जिला बनाया गया था मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, कुछ दिनों पहले मतलब मार्च 2019 की बात है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक खबरों में किस वजह से था? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय जो है, वर्तमान में जैसे कोई लेटेस्ट न्यूज आ जाती है ना, तो उस हिसाब से करंट अफेयर पूछा गया है। तो ये जो है किस विभाग से था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नेत्रिकी विभाग में सर्जरी के दौरान जो है चिकित्सा उपेक्षा के द्वारा जो है ये
खबरों में रहा था। अब इसमें तो स्टैटिक जीके आपको क्या निकालनी है, स्टैटिक जीके ये निकालनी है, यानी कि किस विश्वविद्यालय की यहाँ पे बात हुई है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा की ये बात हुई है। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा कौन थे, हमारे हरियाणा के जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिनका संबंध कहाँ से था, झज्जर जिले से इनका संबंध था। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप याद रखना, 2008 में जो है इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया 14 नवंबर 2019 तक हरियाणा का कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कौन है। तो 2026 का आपको याद रखना है। अब ठीक है, इसके साथ जो है देखो स्टैटिक के साथ जो है मैं आपको करंट भी कुछ कुछ यहाँ पर करवा ही रहा हूँ हरियाणा की रिगार्डिंग। ठीक है, तो जनवरी 2026 तक हरियाणा का कौशल विकास और औद्योगिक जो प्रशिक्षण मंत्री है वो कौन हो जाएगा, गौरव गौतम हो जाएंगे। ठीक है, गौरव गौतम हो जाएंगे। बाकी डोंट वरी, सारी लिस्ट एक ही दम से मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, सारी चीज़ें मैनेज करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है मेरे भाई थोड़ी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके लिए कर रहा हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको भी करना पड़ेगा मेरे भाई, घुसना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फालतू चीज़ें जो है रखी की रखी रह जाएंगी और कोई काम भी नहीं आने वाली आपकी। सिर्फ आपको लास्ट में क्या मिलेगा, पछतावा मिलेगा, जिसका जो है सोल्यूशन आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस चीज़ को जितना जल्दी हो उसके स्किप कर दो और अपने स्टडी पर घुस जाओ, किताबों में घुस जाओ। यही वो चीज़ है जो आपको इस बेरोजगारी के नरक से जो है मेरे भाई बाहर निकाल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया दीन बंधु सर छोटू राम की 64 फीट ऊंची प्रतिमा का हाल ही में डैश रोहतक में जो है अनावरण किया गया है। तो ये सांपला आ जाएगा। ठीक है, संपला नहीं आएगा, सांपला आएगा, रोहतक का सांपला में। ठीक है, रोहतक का सांपला जो है यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, दीन बंधु सर छोटू राम की 64 फीट, ये याद रखना भाई, 64 फीट दोबारा पूछा जा सकता है कितने फीट ऊंची प्रतिमा। ठीक है, तो 64 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया था। कब किया गया था, 2018 में। ईयर भी आप याद रखेंगे, क्या पता ईयर पूछ ले, क्या पता इसकी जो है हाइट पूछ ले, और क्या पता जो है आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, इसीलिए सारी चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, इसका अनावरण 2018 में किसने किया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। मूर्तिकार भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, मूर्तिकार यानी कि बताइए किसने जो है इसकी मूर्ति बनाई थी। तो आप सभी जानते हैं राम वी सुतार, राम वी सुतार के द्वारा जो है इसकी मूर्ति बनाई गई थी। अब ये राम वी सुतार नाम से आपको क्या याद आना चाहिए, आपको नाम आना चाहिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, यूनिटी कहाँ है ये यूनिटी, तो ये यूनिटी गुजरात में है। ठीक है, यूनिटी गुजरात में है। गुजरात में कौन सी नदी के किनारे पर, नर्मदा नदी के तट पर जो है ये अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, और रही बात चौधरी छोटू राम की, तो चौधरी छोटू राम का जन्म आप सभी जानते हैं 1881 में रोहतक में हुआ था। रोहतक में कहाँ पर हुआ था, गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गढ़ी सांपला में जो है इनका जन्म हुआ था। ये सारी चीज़ें जो है आप याद रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये देखो चौधरी राम छोटू का राम का जन्म जो है 24 नवंबर 1881 को रोहतक जिले के गढ़ी सांपला में हुआ था। मूर्तिकार राम वी सुतार ने जो है इनका जो है ये पुतला तैयार किया था मेरे भाई। ठीक है, और बाकी ये आप सभी को पता ही है यार, प्रसिद्ध कार्य 1923 में इन्होंने जो है यूनिनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी जी। ठीक है, और जो है 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। उपाधियां इन्होंने इनको 1927 में राय बहादुर और 1937 में जो है इनको सर की उपाधि दी गई थी मेरे भाई। ठीक है, भाखड़ा बांध के इनको जनक भी बोला जाता है। एवरीथिंग डिटेल मैंने एक ही जगह आपको लिख दी है, सिर्फ आपके टाइम बचाने के लिए। ठीक है, और ये टाइम सेव जितना आप जल्दी करना सीख जाएंगे उतना आप अपने सिलेक्शन के बेहद नजदीक पहुंच जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया प्रस्तावित आतंकवादी रोधी बल जिसमें एनएसजी द्वारा प्रशिक्षित योग्य पुलिस कर्मियों को शामिल किया जाएगा, उन्हें डैश के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये आतंकवादी विरोधी बहुत पहले का ये करंट अफेयर है। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं मुंबई हमला हुआ था, उसके बाद जो है ये राज्य ने जो है अपनी सुरक्षा के लिए भाई एक अलग अलग से जो है एक्सरसाइज करवानी शुरू कर दी थी पुलिस वालों को। ठीक है, तो ये एनएसजी के द्वारा जो है पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती थी, तो ये भी जो है शुरू की गई थी, और इसका नाम क्या रखा गया था, कवच जो है इसका नाम रखा गया था मेरे भाई। ठीक है, इसके लिए डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये देखो नाम हरियाणा के इस विशेष आतंकवादी रोधी बल का नाम कवच रखा गया है। इसे राज्य में आतंकी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में तैयार किया गया है।
प्रशिक्षण, इसमें शामिल पुलिस कर्मियों को एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रशिक्षुओं द्वारा मानेसर में विशेष कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। मुख्यालय की बात करें तो इस बल का मुख्य केंद्र या मुख्यालय गुरुग्राम में स्थापित किया गया है ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की सुरक्षा को मजबूती दी जा सके मेरे भाई। ठीक है, इसको कंप्लीट याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, दादा लक्ष्मीचंद को हरियाणा रागनी और सांग के डैश का सम्मान दिया गया है। तो ये सूर्य कवि का जो है सम्मान दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, तो दादा लक्ष्मीचंद को यहाँ पे लिख देता हूं, दादा लक्ष्मीचंद। जन्म तो आपको पता है ना, सोनीपत के जाटी कला गांव में हुआ था। सोनीपत के जाटी कला गांव में हुआ था। इनको क्या कहा जाता है, इनको जो है सूर्य कवि कहा जाता है। ठीक है, इनको सूफी कवि भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है, इनको कालिदास भी कहा जाता है भाई। ठीक है, कालिदास भी कहा जाता है। ठीक है, कालिदास भी कहा जाता है। और एक याद रखना आपको, हरियाणा का जो है शेक्सपियर और कालिदास किसको बोला जाता है, शेक्सपियर और कालिदास, ये दोनों अगर पूछे ना तो आपको बताना है दीपचंद बहमन को कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये याद रखना 1903 में जो है, ईयर तो नहीं पूछता है फिर भी याद रखना, सोनीपत के जाटी कला गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, हरियाणा के रहने वाले भारतीय संगीतकार और पार्श्व आएगा यहाँ पे, पार्श्व गायक एम्प्टीनेस गाने से मशहूर हो गए तूने मेरे जाना के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये गजेंद्र शर्मा को जो है जाना जाता है। गजेंद्र शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं, सिरसा जिले के रहने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, सिरसा जिले के रहने वाले हैं। और जो ये सोनू निगम है, सोनू निगम कहाँ के रहने वाले हैं, सोनू निगम फरीदाबाद जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, ये जानकारी आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है, तो महर्षि वेद व्यास पुरस्कार, बाल मुकुंद पुरस्कार और पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार, ये तीनों ही जो है किससे संबंधित है, ये तीनों ही जो है साहित्य से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ जो पुरस्कार है ये खेल से संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, खेल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, खेल से संबंधित हो जाएगा। और महर्षि जो ये वेदव्यास पुरस्कार है ये जो है संस्कृत साहित्य और राष्ट्रीय स्तर पर योगदान के लिए दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, संस्कृत साहित्य लिख देता हूं यहाँ पे, संस्कृत साहित्य। ठीक है, और उसके बाद ये जो बाल मुकुंद पुरस्कार है ये किसके लिए दिया जाता है, ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और ये जो पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार है ये किसके लिए लिया जाता है, ये हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये तीनों के नाम जो है जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो है यह खेल के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है। ठीक है, यहाँ पे पूरी डिटेल मैंने लिख दी है, आराम से बैठ कर इसको पढ़ लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी आपको। कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रिटर्न एग्जामिनेशन तक मल्टीपल्स टाइम्स जो है रिवाइज जो है करते रहना मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, हथीनी कुंड बैराज बांध डैश नदी के किनारे बनाया गया। तो हथीनी कुंड से बांध से पहले आपको जो है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। पहले इसको जो है किस नाम से जाना जाता था, ताजेवाला से, ताजेवाला बांध। तो ताजेवाला बांध जो है आप सभी जानते हैं ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1873 में बनाया गया था। इसके बाद जो है ये ताजेवाला बांध जो है पुराना हो गया था, इसका पानी का प्रेशर जो है हाई हो गया था। इसी को चेंज करने के लिए जो है हथीनी कुंड बैराज बनाया गया। ठीक है, हथीनी कुंड बैराज। इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था, 1996 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 1999 में पूरा हुआ था। और 1999 ईयर जो है वो HSSC हर बार देती है और सही भी मानती है, इसीलिए 1999 जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, किस नदी पर बनाया गया है, यमुना नदी पर ये
बनाया गया है। ठीक है, यमुना नदी पर जो है ये बनाया गया है। और यमुना नदी आप सभी जानते हैं कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, हरियाणा के कालेसर वन से ये प्रवेश करती है। पूर्वी सीमा किसकी निर्धारित करती है, पूर्वी सीमा, HRY का मतलब समझना हरियाणा वर्सेस जो है यूपी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। और कितने किलोमीटर बहती है, 320 किलोमीटर जो है ये बहती है मेरे भाई। ठीक है, सारी चीजें ऐसे ही याद रखना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, 13 में बोला गया हरियाणा राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। तो अभी पहले ही क्वेश्चन में जो है हम पूछ के आए थे भाई, हरियाणा का जो कौन सा राज्य बना था, 1 नवंबर 1966 का। थोड़ा सा बता ही देता हूँ इस बार। तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था ना, तो 17वें राज्य के रूप में जो है ये बना था। ठीक है, संविधान संशोधन आपसे पूछेगा, संविधान संशोधन, तो ये कौन सा हुआ था, 18वां जो है संविधान संशोधन हुआ था। अब आपसे पूछेगा भाई कौन सी समिति की सिफारिश से हुआ था, तो ये हुकुम सिंह समिति की सिफारिश से हुआ था। ठीक है, हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर जो है हुआ था। और हुकुम सिंह समिति जो है कब गठन किया गया था, इसका गठन जरूर याद रखना। ठीक है, गठन कब हुआ था, 23 सितंबर 1965 को जो है इसका गठन हुआ था। अब आपसे पूछेगा बताइए रिपोर्ट इसने कब प्रस्तुत की, ये जो हुकुम सिंह समिति थी ना, इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो मार्च 1966 में जो है इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके बाद आपसे पूछेगा भाई चलिए ये बात तो ठीक है, इसी ने जो है बाद में जेसी शाह आयोग भी गठित किया था। ठीक है, जेसी शाह आयोग। तो जेसी शाह आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये गठन 23 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 23 अप्रैल 1966 को हुआ था। और इसने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी 31 मई को। ठीक है, रिपोर्ट इसने कब प्रस्तुत की थी, 31 मई 1966 को जो है इसने रिपोर्ट की थी। सारी डेट्स आप याद रखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन HSSC हर बार यहीं से पूछ लेती है। कोई सा क्वेश्चन पेपर उठा लेना, कोई सी शिफ्ट उठा लेना, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछती है मेरे भाई। ठीक है, अब इसको रट्टा मार लो। समझ आई बात, मैंने बताया था ना, जहाँ पे रट्टा मारने की बारी आएगी वहां पे बता दूंगा। तो ये रट्टा मार लो, ये रट्टा मारना बेहद जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है ढोसी पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। सही बात है भाई, पता है। ठीक है, यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो आप सभी को पता है फरीदाबाद में नहीं है, रेवाड़ी में नहीं है, पलवल में नहीं है, महेंद्रगढ़ इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो राजस्थान जो है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, ये लोकेशन भी आप याद रखना। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन में, बताइए हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में जो है कौन सा राज्य पड़ता है, या फिर हरियाणा किसके साथ जो है दक्षिण पश्चिम में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो राजस्थान जो है वह राज्य है जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। अब जो है आपसे ये पूछेगा भाई बताइए हरियाणा की सर्वोच्च शिखर कौन सा है, हरियाणा का सर्वोच्च शिखर, तो ये तो बता देंगे आप, करो शिखर होगा, मेरे को पता है। ठीक है, करो शिखर हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा, पंचकूला में हो जाएगा, मोरनी पहाड़ियों में। ठीक है, मुझे पता है ये सारी चीजें आपको। अब आप अरावली का बताओ, मन में सोच लो, इतने मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अरावली का सर्वोच्च शिखर हरियाणा में कौन सा हो जाएगा, ढोसी की पहाड़ियों के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ढोसी की पहाड़ियों में, ढोसी की पहाड़ियों में कहां पर है, तो ये ढोसी की पहाड़ियों में महेंद्रगढ़ के अंदर जो मुख्यालय है ना, एक सेकंड सारा बता रहा हूं, चिंता मत करो। महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर कहां पर है, महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर नारनौल में है। ठीक है, नारनौल में है। ठीक है, नारनौल। और नारनौल में कौन सा गांव है, एक नारनौल में एक गांव है जिसका नाम है कुलजातपुर, कुलजातपुर। तो कुलजातपुर में जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, जिसकी कितनी हाइट है, 652 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी। ये हरियाणा की रिकॉर्डिंग हो गया। अब अरावली की मैं बात करूं, तो अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है, पूरी अरावली की मैं बात कर रहा हूं, तो कितने मीटर हो जाएगी, 1722 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 1722 मीटर। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इंडिया जीके के रिगार्डिंग ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का। और हरियाणा के रिगार्डिंग ये चीज याद रख लेना भाई, धार्मिक महत्व, इसे च्यवन ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। और पौराणिक
ठीक है। इसे च्यवन ऋषि तपोस्थली जो है माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार च्यवनप्राश होता है ना जो, उसका निर्माण सर्वप्रथम इसी पहाड़ी पर हुआ था। ठीक है, थोड़ी सी अजीब सी चीजें होती हैं ये सुनने में, बट जो लिखा गया है भाई याद तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छे से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, इनमें से कौन सी विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है। तो हरियाणा की भौगोलिक विशेषता जो है कौन सी नहीं हो जाएगी, यमुना घग्गर का मैदान तो हरियाणा की भौगोलिक विशेषता बिल्कुल है, क्योंकि सबसे बड़ा जो एरिया कवर करता है वो यमुना घग्गर का मैदान ही कवर करता है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ भी हरियाणा के अंदर अवस्थित है, ये भी भौगोलिक विशेषता है, हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्व में जो है ये स्थित है। ठीक है, अर्ध रेगिस्तान भी ये भी हरियाणा की विशेषता है, हरियाणा के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ये चीज़ें स्थित है। आप सभी जानते हैं हिसार और सिरसा जो जिला है वहाँ पर बालू रेत मिलता है भाई। ठीक है, तो ये जो धौलाधार पर्वतमाला है ना, ये हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जो है मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख भी दिया गया है, ये देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है। तो जून और सितंबर आप सभी जानते हैं, एक तो जून और सितंबर में हरियाणा में बारिश होती है, जून सितंबर में। ठीक है, जून सितंबर में बारिश होती है। एक हरियाणा में कब होती है, एक हरियाणा में अभी होती है दिसंबर और जनवरी के बीच में। ठीक है, जनवरी अभी चल रहा है ना, मौसम बना हुआ है। कौन कौन बच्चा है हिसार से है बताना, मौसम बना हुआ है ना, 2-4 दिनों से बादल लगे हुए हैं दिसंबर जनवरी में। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में भी। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हरियाणा जीके में आपसे पूछ सकता है और हरियाणा में तो पूछेगा। तो दिसंबर जनवरी में जो वर्षा होती है किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, विक्षोभ के कारण ये जो वर्षा होती है ये गेहूं की फसल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसको गोल्डन ड्रॉप भी बोला जाता है। ठीक है, गोल्डन ड्रॉप जो है इसको बोला जाता है। अब जून से सितंबर की जो वर्षा होती है ये किसके कारण होती है, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण यहाँ पर होती है। और एक चीज याद रखना, ये जो मुख्य ये पूछा गया क्वेश्चन में, हरियाणा में किस हवा के कारण होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है, ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से 2 शाखाओं में विभाजित होता है, तो ये 2 शाखाओं में विभाजित होता है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है, केरल तट से टकराता है। ठीक है, केरल तट से टकराता है, केरल तट से टकराता है। और कब टकराता है, 1 जून के आसपास टकराता है। ठीक है, 1 जून के आसपास ये केरल से टकराता है और इसके बाद 2 शाखाओं में ये बट जाता है। ठीक है, 2 कौन कौन सी शाखाओं में बट जाता है, एक तो अरब सागर शाखा और दूसरी है हिंद महासागर शाखा। ठीक है, हिंद महासागर। अब डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतना आपसे पूछा भी नहीं जाएगा हरियाणा जीके कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब इंडिया जीके हम स्टार्ट करेंगे ना नेक्स्ट वीक, वहां पर हम अच्छे से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों चीज़ याद रखना। अरब सागर ये तो पता है ना आपको, हरियाणा का इंडिया का जो मैप है वो ऐसे करके है। ठीक है, ऐसे करके है, मैप भी मेरी अच्छी नहीं है थोड़ा सा, फिर भी आप याद रखना। ये क्या है, ये पश्चिमी तट है, ये क्या है, ये पूर्वी तट है। समझ गए ना, ये चीज़ तो पता है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे अरब सागर है। जब ये केरल पर टकराता है ना 1 जून को यहाँ से, तो ये 2 शाखाओं में बट जाता है, ऐसे 2 शाखाओं में ये बट जाता है। और हरियाणा कहाँ पर है, हरियाणा यहाँ पर है। ठीक है, ऊपर जाके आप देखेंगे तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून वाली बढ़ेंगी ना हिंद महासागर की तरफ, यहीं से जो है ये हरियाणा में प्रवेश करता है मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। बाकी डिटेल से हम कभी और जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा है जो ज्योग्राफी जो वाला जो पार्ट है ना, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। जो ये पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, नदियाँ होंगे, भूकंप होगा, ये पढ़ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है मेरे भाई। ठीक है, आई होप आपको भी लगता होगा। ठीक है, तो कभी हम देखेंगे ना। वैसे मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, हमारा जो कोर्स है ना अभी, ये हमारा क्या चल रहा है, फ्री इनिशिएटिव चल रहा है। ठीक है, फ्री इनिशिएटिव चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ इन फ्यूचर के लिए भी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चे हैं, कितने हैं, 8 लाख बच्चे, 8 लाख बच्चों ने जो है ये
पास किया है भाई, क्या है, सीईटी पास किया। अब जरूरी है, वैकेंसी कितनी आएंगी, वैकेंसी मात्र 30,000 आएंगी, 30 लाख बोल दिया था, 30,000 आएंगी। और मुझे डाउट है 30,000 वैकेंसी भी आपको नहीं देखने को मिलने वाली। क्यों नहीं देखने को मिलने वाली, इसका रीजन ये है, एक तो जो हरियाणा पुलिस की अभी वैकेंसी निकाली गई है ना, हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी निकाली गई, शोर इस वैकेंसी से इतना किया गया था, इस वैकेंसी नोटिफिकेशन आने से पहले शोर इतना मचा रखा था एचएसएससी ने और हरियाणा सरकार ने कि मान लो कि भाई जो वैकेंसी थी ना, वो जो है 6500 वैकेंसी तो आनी ही आनी थी। वैकेंसी कितनी आई है, मात्र 5500 जो है वैकेंसी आपको देखने को मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है 30,000 वैकेंसी सिर्फ एक शोर है। वैसे तो 50,000 की बात की गई थी, 30,000 फिर भी आ जाती है तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है 30,000 वैकेंसी आएगी। जो असली वैकेंसी आएगी ना, असली वैकेंसी, वो कब आएगी असली वैकेंसी, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सारी चीज़ें मैं जो है तर्क पर करता हूँ भाई, कोई भी चीज़ मैं ऐसी हवा में नहीं बात करता। असली जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी ना, जो वैकेंसी अभी नहीं आएगी ना, जितनी भी वैकेंसी अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी 2026 में, वो सारी वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी, 2029 विधानसभा में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, 2029 विधानसभा इलेक्शन में। ठीक है, विधानसभा इलेक्शन में ये सारी वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी। तो जिस भाई के मार्क्स कम है ना, जिस भाई के मार्क्स 50 हैं, ठीक है, 55 है, मतलब इन पे जो है मोस्टली नंबर नहीं आएगा। इन नंबर्स पे किस में सिलेक्शन आएगा, सिर्फ आपका सिलेक्शन आएगा या तो हरियाणा पुलिस में आपका सिलेक्शन आ जाएगा, ठीक है, हरियाणा पुलिस में, या फिर जिस बच्चे के 60 भी मार्क्स है ना, उसके जो है क्लर्क वाली वैकेंसी में नाम आ सकता है, अगर क्लर्क वाली वैकेंसी आती है तो मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाम आ सकता है, वैसे जो है मोस्टली आपका नाम नहीं आने वाला, ये सच्चाई है मेरे भाई। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप भाई ग्रुप डी की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है, ग्रुप डी की तैयारी स्टार्ट कर दो, या फिर भाई आपको अभी से नए सीईटी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, न्यू सीईटी। ठीक है, न्यू सीईटी की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। 2027 में होगा, 2026 में मुझे नहीं लगता 2026 में ये कोई सीईटी लेने वाले। ठीक है, बाकी ये सारे अनुमान है भाई मेरे, जो मैं सिर्फ अपने तर्क पर करता हूँ। ठीक है, बाकी होने को तो हो भी सकता है, लेकिन होगा नहीं मेरे भाई। ठीक है, इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें करवा देंगे तो फिर आगे कहाँ जाएंगे मेरे भाई, धीरे धीरे चलेंगे ये, ताकि सारा जो अभी बना रहे हैं ना, ये जो कहते हैं ना कि एक भाई समुंदर से जो तूफान धीरे धीरे बनता है फिर वो उठता है, तो ये अभी अभी जो है अपना प्लान रेडी कर रहे हैं। ये सारा जो है कहाँ जाएगा, ये 2029 तक ही जाने वाला है मेरे भाई। ठीक है, तो जो नया सीईटी आएगा ना, उसकी भी तैयारी मैं बोल रहा हूँ अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ना यार 2026 अभी तो चल रहा है, इस सीईटी को कंप्लीट होने दो, उसके बाद जो है हम नए फ्रेश से जो है सीईटी तैयारी करेंगे, तो मेरे भाई आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। एचएसएससी जो है 2 साल मांगती है, 2 साल आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके जो है आप 70 वाली लाइन में जो है मेरे भाई खड़े हो पाएंगे। और उसकी तैयारी आज से ही आप करेंगे ना, 2026 अभी स्टार्ट हुआ है, 2026 पूरा दे दो और 2027 पूरा दे दो, तब जाके जो है आप इतने कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि 2029 में कोई भी वैकेंसी आ जाओ, सारी वैकेंसी आएंगी, वहां पर डेफिनेटली एक पोस्ट तो आपको मिल ही जाएगी मेरे भाई। तो ये आपको शेड्यूल रखना पड़ेगा, ये अभी से आपको माइंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वरना अभी आप सोचोगे यार 2-3 साल कौन करेगा। तो भाई साफ कह रहा हूँ, प्लान बी रेडी रखो, या फिर किसी और जो है, या तो एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, या फिर अपना जो है भाई कोई और स्किल सीख लो भाई, सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी से स्टार्ट कर दो। और इसके लिए मैं जो है अभी जो हमारा फ्री इनिशिएटिव चल रहा है ना, ये 2026 के लिए चल रहा है, बट डोंट वरी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे साथ जो भाई जुड़ा हुआ है, जो बहन जुड़ी हुई है सीरियसली या फिर डेडिकेशन वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं 2029 के लिए भी शुरू करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम शुरू करेंगे फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन शुरू करेंगे, फाउंडेशन सीईटी की। ठीक है, सीईटी की, इसके अंदर हम प्री और मेंस दोनों लेके चलेंगे। ठीक है, प्री और मेंस लेके चलेंगे। जैसे इस फ्री इनिशिएटिव को मैं बिल्कुल कंप्लीट सीक्वेंस वाइज करवा रहा हूँ ना, ऐसे ही हम इसको भी लेके चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस बनाए रखो, बस अपना सीक्वेंस बनाए रखो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना, जिंदगी में घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि ये सिंगल एग्जाम है, ये सिर्फ एचएसएससी क्या है, एक एग्जाम है, और ये एग्जाम आपका कभी भी जो है आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। मानता हूँ आज के टाइम की जो गलत परिस्थितियां हैं या फिर गलत जो चीज़ें हैं ना, वो यही है, सरकारी नौकरी को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि भाई सारी चीज़ें इसके आगे फीकी लगने लगी है। तो आपको ऐसा नहीं लगना है, एग्जाम लगे, नौकरी लगे तो अच्छी बात है, ना लगे तो भाई भाड़ में जाओ, ना लगे तो दुनिया में और भी काम करने के लिए बहुत है, भूखा पेट कोई नहीं सोता मेरे भाई। ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन बस कहने का यही मकसद है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा काम मत करना, जो मैं नहीं कहना चाहता सुसाइड वगैरह होता है ना, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये काम टुच्चा काम मत करना, क्योंकि इससे किसी को तकलीफ नहीं होगी, किसी को तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ आपके माँ बाप को तकलीफ होगी मेरे भाई।
ठीक है, और किसी को तकलीफ नहीं होने वाली। और आप इस घटिया जिंदगी लोगों के बारे में सोचकर तकलीफ दोगे अपने माँ बाप को, अरे भाई अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना। दुनिया में करने के लिए, जिंदगी में करने के लिए काम बहुत है, और ये जो आसपास के लोग होते हैं ना, इन्हीं की वजह से लोग जो है सुसाइड भी करते हैं मेरे भाई। और ये कुछ काम नहीं आने वाले, तमाशा देखने वाले घटिया लोग होते हैं ये। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, अपने फ्यूचर पर फोकस करो, सारे काम करो, मस्ती भी करो, खेलो कूदो, सब कुछ करो, लेकिन स्टडी जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, डेली स्टडी जरूर करना, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको हर चीज़ दिला सकती है मेरे भाई। ठीक है, अब चलिए, कुछ चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया था इन चीज़ों में। ये चीज़ें भी जो है आपको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है बीच बीच में, क्योंकि जो है स्टडी के अंदर भी घुसे रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को भी फ्रेश और मोटिवेट किया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो सेवानिवृत्ति दोनों की याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे एससी का मतलब है, और हाई कोर्ट का मतलब जो है हाई कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट आयु कितनी है? 65 है। और हाई कोर्ट वाले जो जज हैं उनकी कितनी है? 62 है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया? 18 में बोला गया, राज्य स्तर पर राज्यों के डैश वही अधिकार और कार्य होते हैं जो केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति क्या है? कार्यकारी अधिकारी है ना, तो वैसे ही राज्य का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, अब इसका अनुच्छेद की बात करूँ तो किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं? अनुच्छेद 152 से 62 तो वो था ना, ठीक है, 153 से 162 आ जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति का अनुच्छेद आपसे पूछे तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देता हूँ राज्यपाल। और राष्ट्रपति का आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? 52 से 62 बताएंगे। ठीक है, ये आप चीजें याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति का, चलिए उपराष्ट्रपति का भी बता देते हैं। उपराष्ट्रपति का क्या हो जाएगा? 63 से 73 हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना। 74 75 में फिर क्या आ जाएंगे? प्रधानमंत्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 79 में क्या आ जाएगा? 79 में क्या आएगा? 79 में संसद आ जाएगा। ठीक है, 79 में संसद आ जाएगा। 80 में क्या आ जाएगा? 80 में राज्यसभा आ जाएगी। और 81 में क्या आएगा? 81 में लोकसभा आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये आप सारी याद रखेंगे यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या बोला गया? हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया? निम्न में से कौन सा मानदंड डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना के तहत जो प्राप्त होने के लिए एक मापदंड नहीं है? तो मानसिक रोगों से पीड़ित रोगी जो है इस योजना का जो है लाभ नहीं ले सकता। बाकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी, ये भी पात्र है। बीमारी जिसके लिए ऑपरेशन करने की जरूरत है, ये भी पात्र है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित रोग हैं, ये भी जो है अवेलेबल है, यानी कि कर सकता है, पात्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया? हरियाणा का राज्य फूल क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं। हरियाणा का राज्य फूल, अच्छा 2 चीजें रह गई भी इंपॉर्टेंट, नहीं आई क्या? चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। हरियाणा का राज्य फूल क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा का राज्य फूल। बाकी सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से देख लेना। राज्य फूल जो है कमल हो जाएगा, और इसको वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा। ये जरूर याद रखना, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था एचएसएससी में। बताइए हरियाणा का रोज राज्य फूल कमल है, इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा हो जाएगा। ठीक है, राज्य पशु ब्लैक बग हो जाएगा। राज्य पक्षी काला तितर हो जाएगा, ब्लैक फ्रैंकिल। और राज्य के वृक्ष पीपल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, सारी चीजें आपको याद रखनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया? हरियाणा में देवी रूपक योजना का उद्देश्य क्या है? तो देवी रूपक योजना का उद्देश्य जो है हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना है। अब 2 चीजें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी? एक तो देवी रूपक, देवी रूपक। ठीक है, देवी रूपक योजना कब शुरू हुई थी? तो देवी रूपक योजना 2002 में शुरू हुई थी। ठीक है, 2002 में शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जनसंख्या और लिंगानुपात में सुधार। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं लिंगानुपात में सुधार, लिंगानुपात में
सुधार। और दूसरी योजना कौन सी थी? दूसरी योजना थी देवी रक्षक योजना। ठीक है, देवी रक्षक योजना। ये कब शुरू की गई थी? रक्षक योजना ये 2003 में शुरू की गई थी। ठीक है, 2003 में इसको शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? यहां पे लिख देता हूं उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य था दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, दुर्घटना बीमा योजना हो जाएगा। इनके ईयर भी याद रखेंगे और इनका उद्देश्य भी याद रखेंगे, दोनों का। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिटेल से। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है पार्ट था। अच्छा, एक और रह गया क्या? चलिए कोई बात नहीं। डैश नृत्य रूप से फाल्गुन के चंद्रमास में किया जाता है और होली के रंगीन फाग आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत बार कर चुके हैं, तो ये जो है यहाँ पे डिटेल से भी लिख दिया है, इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आज के हमारे 23 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना आपका जो है स्कोर क्या रहा इन मतलब 23 क्वेश्चनों में से जो है एग्जैक्ट आपके कितने क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक हुए हैं। और आप जो है जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितना जो है आप यहाँ पर स्कोर कर पाए हैं। कैसा आपको ये वीडियो सेशन लग रहा है, क्या आपको यहाँ से नॉलेज मिल रही है या नहीं मिल रही, प्लीज़ ये जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरे मोटिवेशन के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे कि डेफिनेटली मेरी वीडियोज़ आपकी जो है जो ऊर्जा को है उसको बढ़ा रही है, जो आपकी नॉलेज है उसको बढ़ा रही है, तो डेफिनेटली इससे भी डबल मेहनत करके जो है मैं आपके लिए काम कर सकता हूं मेरे भाई। ठीक है, तो बस आप जुड़े रहिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, नहीं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो या फिर शेयर कर दो। अगर अच्छा लगेगा तो आप डेफिनेटली अपने आप ही ये चीज़ कर दोगे, मुझे पता है काफ़ी अच्छे बच्चे हैं हरियाणा के। ठीक है ना, तो ये चीज़ जुड़े रहना भाई। और सारी तैयारी हम बिल्कुल जो सीईटी मेंस के जो लास्ट एग्जाम होगा ना वहाँ तक जाएंगे, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट सीईटी फाउंडेशन की जो है शुरुआत कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, सब कुछ यहीं पर होने वाला है, सारा सिलेक्शन आपका बिल्कुल फ्री में होने वाला है। बस आपको पेशेंस बना के कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी 2-3 साल मेरे भाई। ठीक है, तो अभी 2026 पे फोकस करो, उसके बाद हम नेक्स्ट 2029 पे फोकस करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।